ये बात 1936 की है। बुर्गन नामी एक गांव जहां लोगों ने पिछले 24 साल से कोई खुशी नहीं देखी थी। जब कोई भी खुशी का मौका होता तो वो उन सब के लिए गम का मंजर बन जाता। हिना उसी गांव के एक खुशहाल घराने की लड़की अपने कमरे में बैठी अपनी मेहंदी के फंक्शन की तैयारी कर रही थी। उसकी कज़न आयशा अंदर आती है और कहती है, अरे हिना, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। तुम चलो मेहमानों को देखो। तुम दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही हो। हिना की वालदा फातिमा कमरे में इधर उधर चलती फिरती और ख़वातीन रिश्तेदारों को तैयारियों की हदायत दे रही थी। उसकी खाला ज़ारा मीठे पकवानों की थालियां सजाते हुए रवायती शादी के गीत गुनगुना रही थी। अहमद कहाँ है? उसे जल्दी यहाँ पहुँचना चाहिए जश्न के लिए। फातिमा के पूछने पर ही अहमद घर के अंदर दाखिल हुआ और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई। वो आकर हिना के पास बैठ गया और सबके साथ शादी के गीत गुनगुनाने लगा। मेहंदी की तकरीबात शुरू होने को थी कि फिजा अचानक से बदल गई। उसकी आंखें खाली और गुमसुम लग रही थीं। सबसे पहले उसकी बचपन की सहेली मरियम ने यह तब्दीली महसूस की। है ना, तुम ठीक तो हो ना? जो कुछ उसके बाद हुआ वो गांव को बरसों तक खौफजदा करता रहा। ख़वातीन के जश्न के गीत चीखों में बदल गए। समरा, हिना के बचपन की सहेली, इस वाक़ये के तकरीबन 3 दिन बाद बुर्गन गांव जाकर हिना से मिलने का फैसला करती है। चूँकि वो हिना की मेहंदी पर किसी मसरूफियात की वजह से नहीं जा सकी थी। वो बुर्गन गांव बचपन के पास से नहीं गई थी क्योंकि उसके वालिदैन बारान शहर आ गए थे और वो वहीं एक माहिर साइकियाट्रिस्ट बन गई थी। बुर्गन गांव पहुंचकर समरा जब गांव वालों से हिना के घर का रास्ता पूछती है तो गांव वाले उसे वहां जाने से मना कर देते हैं। क्या हुआ? ऐसी क्या बात है कि आप लोग रास्ता ही नहीं बता रहे? गांव वाले उसे बताते हैं कि आज से 3 दिन पहले कैसे हिना ने अपने मंगेतर का कत्ल किया और वो तब से अपने होशो हवास में नहीं है। फिलहाल आखिर गांव वाले उसे चौकन्ना रहने का कहते हैं और हिना के घर का पता बता देते हैं। घर वालों से मिलकर समरा हिना के बारे में पूछती है। आंटी, हिना कहाँ है? हिना अपने बेड पर खुले बाल और सफ़ेद लिबास में बैठी थी। वो समरा से हंसी खुशी मिलती है क्योंकि वो काफ़ी सालों बाद मिल रहे थे। समरा हिना की वालदा से जो कुछ भी हुआ वो पूछकर नोट कर लेती है और उसी दिन गांव से अपने घर को चली जाती है। रास्ते में समरा अपने एक कोलीग डॉक्टर तुफैल को कॉल करती है। हेलो, मैंने तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, देखो। तुम ये संजीदगी से नहीं सोच सकती समरा। एक कामिल को उसे देखने के लिए बुलाना, ये तुम्हारी शोहरत पर बात कर देगा। मैं हिना को बचपन से जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। तो फिर उसे दवा से या थेरेपी से? ये कुछ और है, मैं महसूस कर सकती हूँ। उसी दिन वो फरूक से मिली जो एक आमिल था, एक छोटे से पुराने मकान में रहता था। मुझे ये बताएं कि आप उस जिन के बारे में क्या जानती हैं? मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मुझे इन चीज़ों पे यकीन नहीं है। आपको यकीन नहीं है मगर आप फिर भी आई हैं। तुम्हारा अगर ये यकीन है कि तुम एक बहुत बड़े आमिल हो तो हिना को ठीक करके दिखाओ। देखिए, मेरी बात सुने।
अगर आप मुझसे ये सब कुछ अपने शक के बिना पर करवा रही हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्नात शक को अपनी कुव्वत समझते हैं और वो आप पर हावी भी हो सकते हैं आपकी कमज़ोरी की वजह से। अगर आप ये सब कुछ हिना के लिए करवा रही हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे जादू और यकीन से कोई गर्ज नहीं है। अगर तुम हिना को ठीक नहीं कर पाए तो अपना दावा छोड़ देना और मैं हिना को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। चलें फिर, ठीक है, कल शाम के वक्त गाँव के लिए निकलते हैं। अगले दिन वो दोनों बुर्गन गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव के रास्ते में उन्हें एक कदीम दरख्त नजर आया जिस पर अजीब से पुरस्कार निशान बने थे। ये दरख्त मैंने पहले गौर नहीं किया जब मैं यहाँ आई थी। गाड़ी रोक के एक दफ़ा इसे देखते हैं जाके। उस दरख्त पर बहुत सारे कपड़े, घोड़ियाँ और ऑर्गन्स लटके हुए थे और दरख्त के आसपास अजीब सी बदबू थी। फरूक उस दरख्त पर बने निशान को छूता है तो अचानक उसे कुछ विजन्स आते हैं। वो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर रात होने से पहले हिना के घर को चले जाते हैं। मुझे बताएं कि हिना ये सब कुछ कब से कर रही है? शादी से एक रात पहले जब हम रात को दरवाजे का शोर सुनकर उठे तो देखा कि हिना अपने कमरे में नहीं थी। काफ़ी ढूंढने पर हमें वो गांव के बाहर एक कदीम दरख्त के पास मिली और वो बेकाबू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसको घर लेकर आए। मेहंदी वाले दिन भी ठीक थी, मगर जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे हिना अपने होशो हवास खो बैठती है। मैं हिना को एक दफ़ा देखना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। फरूक जैसे ही हिना के कमरे में दाखिल होता है तो उसे हवा अजीब सी सर्द महसूस होती है और वो हिना के हाथ पर कुछ पेचीदा नक्शो निगार बने हुए देखता है। ये निशान ये हिना के हाथ पर कब से हैं? मेहंदी की रात तक तो उसके हाथ ठीक थे। अगली सुबह जब हम उठे तो ये सब देखा उसके हाथों पर। फरूक जब हिना के हाथों पर निशान को गौर से देखता है तो उसे याद आता है ये निशान तो वही हैं जो दरख्त पर बने हुए थे। वो हिना के हाथों को छूता है कि तभी हिना एकदम से बेकाबू होकर फरूक पर हमला करने की कोशिश करती है। फरूक उस पर कुछ पढ़कर उसे खामोश कर देता है। फ़िलहाल के लिए हिना काबू में है और वो आपको परेशान नहीं करेगी। रात काफ़ी हो चुकी है तो मेरा मशवरा ये आप सब सो जाएं। मैं तब तक इन निशान पे तहकीक कर लेता हूँ थोड़ी सी। हिना, ये आवाज कैसी है? तुम ठीक हो? ज़ारा खाला, ये कैसे हुआ? हिना कहाँ पर है? फारूक, हिना को देखो, कहीं वो उस दरख्त की तरफ ना गई हो। फरूक समरा को साथ चलने का कहता है और फौरन दरख्त के पास पहुंच जाता है। हिना वहीं दरख्त के नीचे खड़ी थी, इन दोनों की तरफ देखकर पुरसरार तरीके से मुस्कुरा रही थी। समरा, तुम हिना को बातों में लगाओ, मैं उसके पीछे जाके उसे काबू करने की कोशिश करता हूँ। हिना, यहाँ क्या कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है? यहाँ क्यों आई हो इस वक्त तुम? क्या तुम्हें लगता है मुझे कोई रोक सकता है? ये जगह मेरी है। फरूक अपने हाथ में कुछ लिए हिना के करीब पहुंच जाता है और झट से उस पर कोई चीज फेंककर कुछ पढ़ने लगता है। मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हिना की आवाज़ भारी और खौफनाक होती गई और थोड़ी ही देर में हिना एकदम से बेहोश होकर गिर गई। फरूक समरा की मदद से उसे घर वापस लेकर आता है।